मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए ऑटोमोबाइल एक सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल जो यूनिट 1 में है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल में सबसे पहले ऑटोमोबाइल की बात किया जाए तो ऑटोमोबाइल एक ऐसा व्हीकल है जो सेल्फ प्रोपेल्ड आईसी इंजन के द्वारा चलता है और हुआ है कि एन ऑटोमोबाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल ड्रिवन बाय एन आईसी इंजन एंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन रोड, जिसके अंतर्गत क्या आएगा बस, ट्रक, कार, जीप एक्सेट्रा। तो आपका क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल एक ऐसा इंजन है, ऑटो मतलब होता है, ऑटो मींस होता है आपका सेल्फ और मोबाइल मतलब जो मूव कर सके, यानी कि जो खुद के पावर से मूव कर सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑटोमोबाइल, सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन यानी कि वैसा व्हीकल जिसके पास पावर खुद का हो और उसके कारण वो रोड पे चलता हो। और वो जो जनरली होता है वो आपका आईसी इंजन होता है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन होता है। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि आपका जो फ्यूल का जो कंबशन होगा वो इंजन के चेंबर के अंदर, सिलेंडर के अंदर होगा और उसके कारण पावर जनरेट होगा, जिसके कारण आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो ये आपका ऑटोमोबाइल का एक बेसिक डिफिनेशन है। यदि हम लोग ऑटोमोबाइल के हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री का, तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल को एक वैज्ञानिक थे, फ्रेंच इंजीनियर थे जिनका नाम था निकोलस कोगॉट। उनका नाम था निकोलस कोगॉट। इन्होंने 1769 में एक ट्राई साइकिल बनाया था। ट्राई साइकिल मतलब वैसा साइकिल था जिसमें 3 व्हील लगा हुआ था और उस 3 व्हील जो था वह आपका स्टीम इंजन से चलता था। स्टीम इंजन से चलता था जिसका कि आपका स्पीड की यदि बात किया जाए तो स्पीड बहुत ही कम 2.5 माइल पर आवर था, एमपीएच 2.5 माइल पर आवर। और उसके बाद इसी को इन्होंने इंप्रूव करके करीब 1 साल के बाद 1770 ईस्वी तक इन्होंने उसी ट्राई साइकिल के सिर्फ स्पीड को इंक्रीज किया और स्पीड को बढ़ा करके 8 एमपीएच का कर दिया, माइल पर आवर का कर दिया। और इसमें जो लोड कैरी करने का क्षमता था उसको भी इन्होंने इंक्रीज किया। पहले 1 से 2 टन का उस पे लोड कैरी कर सकता था, लेकिन ये जो 1770 में इंप्रूव करके जो बनाए, इन्होंने इंप्रूव जो किया उसमें आपको 4 से 5 टन तक का वेट जो है वो आपका कैरी करने लगा। ये आपका 1770 तक आ गया। उसके बाद एक जर्मन के, ये फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, फ्रेंच का इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर थे। उसके बाद आपका अगस्त ऑटो का नाम सुने होंगे। अगस्त ऑटो 1876 ईस्वी में 1876 में इन्होंने ऑटो साइकिल बनाया और यहां से शुरू हुआ आपका आईसी इंजन, ऑटो साइकिल, जिससे कि पेट्रोल से चलने वाला ये इंजन था जो शुरुआत में गैस से चलता था, लेकिन इसको भी इन्होंने इंप्रूव करके 1885-86 में इन्होंने क्या किया कि इसको पेट्रोल से यानी कि ऑयल से चलने वाला इंजन इसका बनाया। और इन्होंने जो सबसे पहले जो साइकिल बना करके दिया था ये जर्मनी के थे, जर्मनी के थे। और इन्होंने सबसे पहले आईसी इंजन बनाया, वो आपका ईसी इंजन था, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिससे कारण इन्होंने ऑटोमोबाइल तो बना तो दिया था लेकिन ऑटोमोबाइल के डिफिनेशन के अनुसार नहीं बन रहा था, उसका जो अलग हो रहा था और स्टीम से इंजन चल करके
आगे गाड़ी को व्हीकल को बढ़ा रहा था। लेकिन इन्होंने जो बनाया वो आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन बना दिया अगस्त ऑटो ने। और ये आपका 1885 ईस्वी में इसको इंप्रूव करके ऑयल से चलने के लिए बनाया। ये पहले जो 76 में बनाया गया था वो गैस से चल रहा था। 1885 तक इसको ऑयल से चलने के लिए यानी कि पेट्रोल से चलने के लिए बना दिया गया। उसके बाद इनके बाद करीब इसी समय में एक और वैज्ञानिक हुए 1885-86 में ही, जिनका नाम था कार्ल बेंज। कार्ल बेंज थे। वो कार्ल बेंज क्या किए कि इस ऑटो साइकिल को यूज करके आईसी इंजन बनाए, जिसका कि ट्राई साइकिल उन्होंने बना दिया। इसको ऑटो साइकिल को आईसी इंजन को यूज करके इन्होंने एक ट्राई साइकिल बनाया, जिसका कि स्पीड की बात यदि किया जाए तो स्पीड 10 माइल पर आवर एमपीएच का था उसका। और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इसके पास ज्यादा था इसके तुलना में। तो इसीलिए जर्मनी का ये दोनों वैज्ञानिक थे, कार्ल बेंज और अगस्त ऑटो। इसीलिए जर्मनी को बर्थ प्लेस ऑफ ऑटोमोबाइल बोला जाता है। यानी कि ऑटोमोबाइल का जो जन्म हुआ है कहां हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी से ही ऑटोमोबाइल का बर्थ प्लेस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऑटो साइकिल जो बना था वो अगस्त ऑटो बनाए थे और वो कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और उसी में लगातार इंप्रूवमेंट होते गया। इसके बाद यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की यदि हम लोग बात करेंगे तो करीब 1898 में अमेरिकन कंपनी 3 ऑटोमोबाइल कार लेकर के भारत में आया। तब तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया था कार में। और 1898 में अमेरिकन कंपनी जो है वो 3 कार लेकर के भारत में आया। और जो सबसे पहले 3 में से एक कार जो सबसे पहले खरीदे थे वो हमारे देश के जमशेद जी टाटा थे, जो इंडस्ट्रीमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और उन्होंने ही जमशेदपुर शहर को बसाया है। और आज टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी जो था उन्हीं का था और उसके बाद उनका ही वंशज का भी चल रहा है। तो ये आपका 3 में से एक जमशेद जी टाटा लिए थे। और यदि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में बात करें कि कंपनी जो था ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो बनना कब से शुरू हुआ भारत में, तो उसके लिए आपको 2 डेट याद रखना पड़ेगा। 1943 में एक पहला जो बना था वो आपका प्राइमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड था, जो कि बम्बे में बना था, जो आजकल मुंबई हो गया है 1943 में। और दूसरा जो था जस्ट उसके बाद 1944 में जो बना वो आपका हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड जो था वो आपका कोलकाता में बना था, कोलकाता में। तो ये आपको 1943 और 1944 में आपका पहला भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कंपनी जो बना वो सबसे पहले 1943 और 1944 में बना। पहला बंबई में बना और आजकल मुंबई हो गया है। और हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कलकत्ता में बना, जो कोलकाता आज अभी हो गया है। इसके बाद अभी के टाइम में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भारत में नाउ डे में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑटोमोबाइल का। जिसमें पहला नंबर पे यदि देखा जाए तो टाटा मोटर्स, उसके बाद आपका आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद आपका आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद टाटा मोटर्स, महिंद्रा फोर्स मोटर। ये सब अभी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग का कर रहा है ऑटोमोबाइल का। इसके अलावा टाटा मोटर्स की जगुआर और लैंड रोवर जो गाड़ी आता है, दोनों महंगी गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, वो दोनों गाड़ी 2008 से टाटा मोटर्स ही बना रही है, जगुआर और लैंड रोवर।
ये दोनों गाड़ियां टाटा मोटर्स 2008 के बाद से बनाने लगी है। एक चीज और जानना है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो भी इंपोर्टेड गाड़ियां आता है, BMW हो गया, ऑडी हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, पोर्स मोटर हो गया, ये सब गाड़ियां कौन से देश बनाता है? तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, आप जान लीजिए ऐसे ही, BMW, ऑडी, मर्सिडीज और पोर्स, ये सब जर्मनी देश का बनाया हुआ गाड़ी है, यानी कि जर्मनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जो आपका निसान हो गया, टोयोटा हो गया, आप मारुति सुजुकी देखते होंगे, बेलेनो देखते होंगे, मारुति का ही है, तो ये सब जो गाड़ियां हैं वो जापान से बनता है। तो आज भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मनी और जापान जो है उत्कृष्ट स्थान पे है, पहले स्थान पे है। उसके बाद ये आपका हिस्ट्री की हम लोग बात किए थे कि ऑटोमोबाइल कैसे कैसे चलते चलते आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही है, बढ़िया गाड़ी आ रहा है आजकल। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना जो है सिलेबस में वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में आपको सेवरल बेसिस पे यानी कि सेवरल कैरेक्टेरिया के हिसाब से हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको टाइप्स में बता सकते हैं कि कितने तरह का ऑटोमोबाइल हो सकता है। तो आपको लिखा हुआ है कि द ऑटोमोबाइल्स क्लासिफाइड ऑन द फ्लोइंग बेसिस, मतलब निम्नलिखित बेसिस के आधार पर ऑटोमोबाइल को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसमें पहला जो हम लोग लेंगे बेसिस, वो बेसिस आपका बहुत सारा बेसिस के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जो पहला बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस मतलब आपका उद्देश्य क्या है, आप ऑटोमोबाइल को डिवाइड कर रहे हैं किस उद्देश्य से, क्या आपका उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से हम लोग यदि क्लासिफाई करेंगे ऑटोमोबाइल को, तो उसमें जो पहला आएगा वो आपका आएगा पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स, और दूसरा जो आएगा वो आपका आएगा गुड्स व्हीकल, और तीसरा जो आएगा स्पेशल व्हीकल। स्पेशल व्हीकल्स, तो तीन तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में यदि हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई करें तो तीन तरह का कर सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल, गुड्स व्हीकल और स्पेशल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल में क्या आएगा, वैसा व्हीकल जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है, यानी कि आपका वैसा व्हीकल जो एक जगह से दूसरे जगह पैसेंजर को लेके जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पैसेंजर व्हीकल। इसमें क्या आएगा, बस आ जाएगा, कार आ जाएगा, जीप आ जाएगा, ये सब जो आपका आएगा पैसेंजर व्हीकल में आ जाएगा। गुड्स व्हीकल में क्या आएगा, ट्रक, ट्रैक्टर, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, किसको, गुड्स को, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोने का जो काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स व्हीकल बोलेंगे। इसके अंदर क्या आएगा, ट्रक, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। स्पेशल व्हीकल में क्या आएगा, स्पेशल व्हीकल में जो स्पेशल पर्पस से बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्पेशल होता है, जिसमें क्या आ जाएगा, आपका एम्बुलेंस आ जाएगा जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है कि वो क्या करेगा, आपका मरीज को या पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोएगा, तो ये आपका स्पेशल पर्पस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरा हो सकता है आपका फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी देखे हैं उसको भी स्पेशल पर्पस के हिसाब से बनाया जाता है कि ताकि आप उसको स्पेशल जगह पे यूज कर सकें। तो स्पेशल व्हीकल में क्या आएगा, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तो ये आपका हो गया पर्पस के हिसाब से। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, इसको रफ कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, on the basis of capacity, on the basis of capacity, कैपेसिटी के हिसाब से उसको यदि हम लोग बात करें तो दो तरह के मोटर व्हीकल को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो आपका आएगा वो हैवी मोटर व्हीकल, व्हीकल्स,
और दूसरा जो आएगा वो लाइट मोटर व्हीकल। व्हीकल हैवी मोटर व्हीकल जो भारी वाहन होता है, जो कि आपका जो उसका कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है, जिसमें आपका आ जाएगा बस आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा, बस ट्रक एक्सेट्रा। और लाइट मोटर व्हीकल में क्या आ जाएगा, मोटरसाइकिल, कार, मोपेड। मोपेड जो छोटा वाला होता है लुन्ना टाइप का, जो आप लोग देखे होंगे। तो ये सब जो आएगा वो आपका लाइट मोटर व्हीकल में, मतलब आपका हल्का वाहन में आएगा। तो ये आपका कैपेसिटी के आधार पे हम लोग ऑटोमोबाइल यदि डिवाइड करेंगे तो दो टर्म में डिवाइड होगा। हैवी मोटर व्हीकल, इसको शॉर्ट में HMV भी बोलते हैं, हैवी मोटर व्हीकल, और लाइट मोटर व्हीकल को LMV भी बोलते हैं। तो आप लोग लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल अंतर समझते होंगे। ये आपका हैवी मोटर व्हीकल होता है यानी कि भारी वाहन होता है, और लाइट मोटर व्हीकल जो होता है वो आपका हल्का वाहन होता है। तो इसमें आप मोटरसाइकिल, कार और मोपेड वगैरह आता है। बस ट्रक जो है आपका हैवी मोटर व्हीकल में आता है। तो ये आपका हो गया कैपेसिटी के हिसाब से। दूसरा, और हम लोग यदि इसको क्लासिफाइड करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज के आधार पर भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। उसको देखिए आगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज, फ्यूल यूज के हिसाब से यदि हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाइड करेंगे तो उसमें भी सेवरल टाइप्स होगा, जिसमें पहला जो आएगा वो आपका पेट्रोल व्हीकल आएगा, व्हीकल। दूसरा जो आएगा डीजल व्हीकल, डीजल व्हीकल। तीसरा जो आएगा वो आपका आएगा गैस व्हीकल। चौथा जो आपका आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। और पांचवा जो आएगा वो आपका आएगा हाइड्रोजन व्हीकल। और जो आपका छठा आएगा वो आपका आएगा हाइब्रिड, हाइब्रिड व्हीकल। देखिए, पेट्रोल व्हीकल वैसा व्हीकल है जो पेट्रोल के फ्यूल, एज ए फ्यूल उसमें क्या यूज किया जाएगा, पेट्रोल यूज किया जाएगा, और पेट्रोल से उसका पावर जनरेट हो, और उसकी पावर से के कारण वो आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा, व्हीकल चलेगा। तो पेट्रोल व्हीकल में आपका क्या आएगा, कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। डीजल व्हीकल में क्या आएगा, तो भारी वाहन जो भी होता है वो आपका डीजल व्हीकल में आएगा। तो बस, ट्रक, ट्रक्स एक्सेट्रा। गैस व्हीकल में, गैस व्हीकल में आपका कार वगैरह आएगा, कार जो CNG और आपका LPG से चलता है। दो तरह से चलता है, CNG या CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये दोनों से आपका जो चलेगा कार वो आपका आएगा गैस व्हीकल में। एज ए फ्यूल जो यूज होगा उसमें क्या होगा, गैस यूज होगा। गैस में कौन सा गैस, तो CNG या LPG यूज होगा। तो इसमें आपका कार चलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बस और कार दोनों चल रहा है। आजकल जो भी बात किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात किया जा रहा है। तो इसमें एज ए फ्यूल सोर्स जो यूज है वो बैटरी यूज होता है, यानी कि आपका गाड़ी जो फ्यूल लेगा, यानी कि जो पावर जनरेट करने का उसके पास जो मीडियम होगा वो आपका क्या होगा, बैटरी होगा। बैटरी को आप चार्ज कीजिए, बैटरी को चार्ज करने के बाद उसको गाड़ी में लगाइए, और उसके बाद वो जो उसका पावर मिलेगा, बैटरी से पावर लेगा और गाड़ी आपका आगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा। इसमें आपका कार और बस आ सकता है, कार और बस आता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आएगा, कार और बस। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइड्रोजन व्हीकल भी है, जो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल सोर्स जो यूज होता है हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन से आपका व्हीकल जो है वो चलता है। इसमें आपका होंडा का FCX एक गाड़ी है वो आपका चल रहा है। तो कार है होंडा का FCX, ये आपका गाड़ी जो है हाइड्रोजन व्हीकल है। और हाइब्रिड व्हीकल जो है
वो हाइब्रिड व्हीकल में कार आएगा और आपका बस भी चलता है। तो ये हाइब्रिड व्हीकल जो है दो आपका दो किसी दो को एज ए फ्यूल सोर्स यूज किया जाता है। इसमें जनरली जो होता है इलेक्ट्रिक और पेट्रोल होता है या इलेक्ट्रिक और डीजल होता है, यानी कि आप इलेक्ट्रिक से भी चला रहे हैं और जब इलेक्ट्रिक आपके तो आप एज ए पेट्रोल को फ्यूल सोर्स यूज कर सकते हैं और उसके कारण भी आप गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये आपका आएगा हाइब्रिड का। इसमें आपका कार वगैरह जो चलता है और इंपोर्टेड गाड़ियां होता है, महंगी गाड़ी जो आता है उसमें हाइब्रिड व्हीकल यूज किया गया है, जो कि आपका किसी दो को एज ए पेट्रोल सोर्स लिया जाता है, जिसमें एक आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक को एज ए फ्यूल सोर्स, और पेट्रोल या डीजल को लिया जाएगा। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक से भी गाड़ी चलेगा और इलेक्ट्रिक आप सुने भी होंगे मोटरसाइकिल भी ऐसा आता है कि उसमें पेट्रोल भी डलाता है और आपका इलेक्ट्रिक चलता है। यानी कि जब आप कहीं जा रहे हैं, डिस्टेंस आपका ज्यादा दूर है, आपका गाड़ी इलेक्ट्रिक है और बैटरी खत्म हो गया, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? तो उस स्थिति में आप एज ए फ्यूल सोर्स यूज कीजिए पेट्रोल से और गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं। तो ये हाइब्रिड व्हीकल उसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग और भी पर्पस के हिसाब से हम लोग इसको और भी बेसिस के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो अगला जो बेसिस आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ व्हील के आधार पर भी गाड़ी को क्लासिफाइड किया गया है, ऑटोमोबाइल को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ व्हील। On the basis of number of wheels। तो पहला जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ व्हील के आधार पर भी गाड़ी क्लासिफाइड किया जाता है। तो पहला जो आता है वो आप सुने होंगे 2 व्हीलर गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी, 3 व्हीलर गाड़ी या 6 व्हीलर गाड़ी और 8 व्हीलर गाड़ी। तो इसको हम लोग जब क्लासिफाइड करेंगे तो पहला हो जाएगा 2 व्हीलर, दूसरा हो जाएगा 3 व्हीलर, तीसरा हो जाएगा 4 व्हीलर, चौथा हो जाएगा 6 व्हीलर और इससे ज्यादा भी 6 से भी हो सकता है। तो आपका 2 व्हीलर में क्या आ जाएगा? मोटरसाइकिल आ जाएगा, स्कूटर आ जाएगा, मोपेड आ जाएगा। यानी कि वैसा व्हीकल जिसके पास 2 व्हील हो, चक्का जो हो कितना हो 2 होगा, तो उसको हम लोग 2 व्हीलर बोलेंगे। जिसमें आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड वगैरह जो होता है वो 2 व्हीलर गाड़ी होता है। 3 व्हीलर में क्या आएगा? टेम्पो आएगा, ऑटो आएगा, ये सब जो आपका आएगा 3 व्हीलर गाड़ी में आएगा। मतलब 3 व्हीलर में आप ट्राई साइकिल यूज कर सकते हैं, ट्राई साइकिल हो जाएगा। और इसमें आपका एक और अभी गाड़ी आया है जो आपका मोटरसाइकिल ही है, लेकिन इसमें 3 व्हीलर होता है जो दिव्यांग लोगों के लिए है। दिव्यांग मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उसके लिए आपका 3 व्हीलर बाइक यानी 3 व्हीलर मोटरसाइकिल बनाया गया है। उसको भी यानी कि उसके पास जो व्हील होगा वो 3 व्हील होगा, 3 चक्का पे चलेगा। तो ये आपका 3 व्हीलर आएगा। 4 व्हीलर में जनरली क्या आएगा? कार आएगा, जीप आएगा, बस भी आएगा। तो ये जो होता है 4 व्हीलर होता है। वैसा गाड़ी जिसके पास 4 चक्का है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 व्हीलर गाड़ी, मतलब कार, जीप, बस वगैरह। और 6 व्हीलर में जो जिसके पास 6 व्हील हो, चक्का जो होगा कितना होगा? 6 होगा। और ये जो होता है जनरली हैवी मोटर व्हीकल में होता है, यानी कि आप बड़ा वाला लार्ज बस, लार्ज ट्रक जो होगा उसके लिए 6 व्हीलर यूज होता है। तो लार्ज ट्रक, लार्ज बस, लार्ज, तो ये सब जो होता है आपका 6 व्हीलर होता है। तो व्हील के आधार पर भी हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल डिफरेंट टाइप्स का कैसे होता है। आगे भी और भी हमारा बेसिस है जिसके आधार पर हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला जो बेसिस है वो हमारा बेसिस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी कि
कितना सिलेंडर गाड़ी में यूज किया गया है, इसके हिसाब से भी हम लोग गाड़ी को, ऑटोमोबाइल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए आगे, on the basis of number of सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से भी ऑटोमोबाइल को क्लासिफाइड किया जाएगा। तो उसमें जो पहला नंबर आएगा वो सिंगल सिलेंडर इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर इंजन या सिंगल सिलेंडर व्हीकल। दूसरा जो आएगा वो टू सिलेंडर, तीसरा जो आएगा वो थ्री सिलेंडर, चौथा जो आएगा वो फोर सिलेंडर, और पांचवा जो आएगा वो आपका सिक्स सिलेंडर इंजन। तो ये आप फाइव सिलेंडर इंजन नहीं होता है, तो आपका सिक्स सिलेंडर या एट सिलेंडर, अगला एट सिलेंडर तक जो आपका फॉरेन में बात करें, हम लोग दूसरे कंट्री में बात करेंगे, तो दूसरे कंट्री में अभी तक 12 सिलेंडर इंजन तक ही, 12 सिलेंडर व्हीकल तक भी चल रहा है। लेकिन भारत में जनरली 6 या 8 सिलेंडर इंजन अभी तक आया है, काम करता है। तो देखिए सिंगल सिलेंडर व्हीकल का मतलब क्या हुआ, जो आपका वाहन में, जो आपके व्हीकल में सिलेंडर यूज किया गया है वो एक सिलेंडर यूज किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सिलेंडर होता क्या है, तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर एक, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर को समझिए बढ़िया से, ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर आपका लगा हुआ रहता है लाइनर, और लाइनर के अंदर आपका होता है पिस्टन। तो ये आपका रफ डायग्राम थोड़ा सा बना रहे हैं, ये आपका पिस्टन हो गया, और पिस्टन से कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रोड, और कनेक्टिंग रोड से आपका कनेक्टेड होता है, यहाँ पे आपका कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपका कनेक्टेड होता है क्रैंक। ये आपका दोनों बेरिंग लगा हुआ है, बेरिंग से कनेक्टेड है आपका क्रैंक, और क्रैंक से कनेक्टेड है कनेक्टिंग रोड, और कनेक्टिंग रोड जो है वो लिंक का काम कर रहा है पिस्टन और क्रैंक को, पिस्टन और क्रैंक को जोड़ रहा है कनेक्टिंग रोड। इसको डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रफ में हम लोग समझ रहे हैं। तो ये आपका जो डायग्राम होगा, ये आपका क्लोज एरिया होता है पूरा, और इसको जो हम लोग करते हैं, जो जहां तक मैक्सिमम ये मूव करेगा उसको बोलते हैं हम लोग टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर, यानी कि पिस्टन जो है आपका मैक्सिमम कहां तक जा सकता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप डेड सेंटर, और मिनिमम नीचे कहां तक आ सकता है उसको बोला जाता है बॉटम डेड सेंटर, यानी कि कम से कम जो नीचे तक आएगा वो कहां तक आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। ये आपका पिस्टन हो गया, पिस्टन में आपका लगा हुआ रहता है रिंग, पिस्टन रिंग, जो आपका जनरली जो होता है 2 ऊपर रहता है और 3 नीचे रहता है। नीचे वाले को ऑयल कंट्रोल रिंग बोला जाता है, और ऊपर वाला जो होता है उसको कंप्रेशन रिंग बोला जाता है। तो कंप्रेशन रिंग जो होता है ऊपर में 3 होता है, नीचे में 2 होता है। तो ये आपका नीचे वाला ऑयल कंट्रोल रिंग है, और ऊपर वाला जो है वो कंप्रेशन रिंग है। तो ऊपर वाला का जो काम है, ऊपर में 3 और नीचे 2 रहता है जनरली, तो ये ऊपर जो एयर आता है, एयर को ये कंप्रेस करता है पिस्टन। तो कंप्रेस एयर को लीक होने से जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। और जो आपका ये नीचे ऑयल कंट्रोल रिंग होता है, वो नीचे यहाँ पे संप बॉक्स होता है, संप में आपका मोबिल रहता है लुब्रिकेंट ऑयल, तो लुब्रिकेंट ऑयल को ऊपर जाने से जो रोकता है, प्रिवेंट करता है, उसको हम लोग ऑयल कंट्रोल रिंग बोलते हैं। तो इसमें 2 बल्ब लगा हुआ रहता है, एक आपका इनलेट बल्ब और एक आपका आउटलेट बल्ब, जो आपका पिस्टन के ऊपर वाला जो होता है उसमें रहता है। और इसको जो हम लोग यहाँ पे बीच में नोजल लगा हुआ रहता है यदि डीजल इंजन है तो, और यदि आपका पेट्रोल इंजन है तो उसमें जो ऊपर लगा हुआ रहेगा वो स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है। तो ये आपको वो डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये आपका जो सिलेंडर है वो सिंगल सिलेंडर इंजन हो गया, सिंगल सिलेंडर इंजन। तो सिंगल सिलेंडर में क्या हो रहा है कि आपका पिस्टन जो है
यहाँ से टॉप टीडीसी टू बीडीसी चलता है, तो इस जो वॉल्यूम होता है टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो इस सिलेंडर में वॉल्यूम है उसको बोला जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो आपका जब पिस्टन जो है टीडीसी पे होता है, टॉप डेड सेंटर पे होता है, तो ऊपर जो आपको एक खाली जगह दिख रहा होगा इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आपका नीचे जो टीडीसी से बीडीसी तक का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो टीडीसी पे पिस्टन होता है तो ऊपर जो खाली जगह बचा हुआ रहता है, क्लियर जगह है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियरेंस वॉल्यूम। और स्वेप्ट और क्लियरेंस दोनों को मिला करके जो वॉल्यूम होता है, स्वेप्ट प्लस क्लियरेंस, उसको बोला जाता है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम है। स्वेप्ट प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम बोला जाता है। अब सिंगल सिलेंडर इंजन है तो और टीडीसी से बीडीसी तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब टीडीसी से बीडीसी तक का जो लेंथ है उसको बोला जाएगा स्ट्रोक। और आपका सिलेंडर के इंटरनल डाया को बोला जाता है बोर। इंटरनल डाया को बोला जाता है बोर। ये सारा चीज को लिखवाया जाएगा जब हम लोग इंजन पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ समझना है ये सिंगल सिलेंडर है। जब इसमें होता क्या है? 4 स्ट्रोक होता है। तो पहला स्ट्रोक यानी कि आपका पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी पर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक। पिस्टन कहां चल रहा था? टीडीसी टू बीडीसी। टीडीसी टू बीडीसी। दूसरा जो आएगा वह आपका जब पिस्टन टीडीसी तक आएगा, टीडीसी के बाद फिर वापस जो है ये आपका ऊपर जाने लगेगा, तो बीडीसी से टीडीसी तक आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। क्योंकि सक्शन स्ट्रोक में किया हुआ था कि इनलेट वाल्व खुला था, ये आउटलेट वाल्व है, तो इनलेट वाल्व ओपन होगा और एयर जो है उसको सक करेगा, उसको अपने अंदर चूसेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, या इसी को बोला जाता है इनटेक स्ट्रोक भी। क्या बोला जाता है? इनटेक स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक दोनों एक ही नाम है। और जब फिर बीडीसी से टीडीसी पिस्टन जाएगा तो जो एयर आया था अंदर उस एयर को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो दूसरा जो स्ट्रोक अपना होगा वो क्या होगा? कंप्रेशन स्ट्रोक। तो यहां पे हम लोग दूसरा लेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक जिसमें पिस्टन कहां चल रहा है? बीडीसी टू टीडीसी। ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। तीसरा, जब ये एट द लास्ट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में आपका जो नोजल है वो नोजल क्या करता है कि फ्यूल को हाई वेलोसिटी से इंजेक्ट करता है। तो जब हाई वेलोसिटी से इंजेक्ट करता है तो यहाँ पे ये फ्यूल जब कंप्रेस एयर रहता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि कंप्रेस करना यानी कि आपका किसी चीज को प्रेशराइज कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर वहां का भी बढ़ा हुआ रहेगा। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और वहीं पे आपका फ्यूल जो है वो हाई वेलोसिटी से इंजेक्ट होता है। तो इंजेक्ट होने के बाद वहां पे आग लगता है। तो आग लगने के बाद पिस्टन को जो है एक इंपैक्ट फोर्स मतलब धक्का लगता है और पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ पुश होता है, यानी कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक चलेगा और इस जो स्ट्रोक का जो डिस्टेंस तय करेगा फिर टीडीसी टू बीडीसी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपांशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, या इसी को बोला जाता है वर्किंग स्ट्रोक। तो तीसरा जो स्ट्रोक अपना होगा वो आपका किस नाम से हम लोग जानेंगे? पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक। इसमें पिस्टन कहां चला है? टीडीसी से कहां चला? बीडीसी की तरफ। ये आपका चला। उसके बाद आपका चौथा जो स्ट्रोक होगा, यहाँ पे जो आग लगा, धक्का लगा पिस्टन को, तो वहां पे आग लगने के बाद धुआं होगा, तो उस धुआं को फिर से ऊपर पिस्टन अपने से आएगा और एक आपका फ्लाई व्हील के कारण, और ऊपर आने के बाद आपका आउटलेट वाल्व खुलेगा और जो आपका बेस्ट एयर है यानी कि धुआं जो है, एग्जॉस्ट जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा आउटलेट वाल्व से। तो जो चौथा स्ट्रोक होगा उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और इसमें जो आपका पिस्टन चल रहा है बीडीसी से टीडीसी की तरफ चल रहा है। तो ये देखिए ये आपका 4 स्ट्रोक हो गया। तो इसमें हम लोग देखें क्या, इसको हम इसलिए बता रहे थे कि ये जब आपका क्रैंक शाफ्ट 2 बार रोटेट कर रहा है, देखिए आपका ऊपर बनाया हुआ है, तो एक बार जब ये नीचे आएगा तो बीडीसी से टीडीसी से बीडीसी तक तरफ पिस्टन आएगा, और जब ये फिर वापस ऐसे घूम करके ऊपर जाएगा, यानी कि जब ये एक रोटेशन करेगा तो इसमें जो आपका आएगा वो आपका 2 स्ट्रोक पूरा करेगा, सक्शन और कंप्रेशन।
और वापस से जब फिर एक बार घूमेगा तब फिर से दो स्ट्रोक पूरा करेगा पावर और एग्जॉस्ट। यानी कि आपका क्रैंक शाफ्ट 2 बार रोटेट करेगा तो आपका पावर जो है वो एक बार मिलेगा, एक बार पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो ये आपका जो पावर मिलेगा वो आपका मैक्सिमम जो आप बना सकते हैं, वो आप इंजन को कैपेसिटी की यदि हम लोग बात करें तो सीसी में बात करते हैं तो 250 से 300 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो हम लोग बना सकते हैं मैक्सिमम कितना का बना सकते हैं, तो 250 सीसी से लेकर के आपका मैक्सिमम 300 सीसी तक ऑन एवरेज आप बना सकते हैं। 250 से 300 सीसी का, तो 250 से 300 सीसी का बनाएंगे तो उसके बाद यदि हमको इससे ज्यादा पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि उसको हम लोग 2 सिलेंडर व्हीकल बनाएंगे, 2 सिलेंडर लगा देंगे। उससे भी ज्यादा चाहिए तो 3 सिलेंडर लगाएंगे, 4 सिलेंडर लगाएंगे, 6 सिलेंडर लगाएंगे। देखिए होता क्या है, अब आपके अंदर 2 चीजें दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो हम 2 सिलेंडर क्यों लगाएंगे, किसी को और यदि बड़ा कर दें तो ये तो पावर जनरेट करने लगेगा, दूसरा ज्यादा तो पावर जनरेट करने लगेगा और हमको चाहिए वही, तो क्यों नहीं हम सर उसको बात करेंगे। तो जब इसको आप डिटेल से समझेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, जब और डिटेल से समझेंगे तो आपका इंजन में एक आता है कंप्रेशन रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CR, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, एक रेशियो, कहने से ही नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है आपका रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, तो टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमने बताया था, टोटल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, तो स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम दोनों को एक साथ हम ले लेंगे तो उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम के जगह पे हम लिख रहे हैं स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस, और नीचे में क्या है, क्लियरेंस है, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब इसमें यदि हम लोग एक साथ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस 1, क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम दोनों को कट जाएगा और 1 बचेगा। यानी कि CR जो होगा वो आपका क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो जो होगा वो क्या होगा, तो आपका 1 से अधिक होगा, और वो 1 से अधिक स्वेप्ट वॉल्यूम, 1 से अधिक कितना, तो स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, रिलेट करना है टर्म को। आप रिलेट कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है, 2, 3, 4 सिलेंडर क्यों किया गया है। देखिए अब यहाँ पे आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, हमारा थ्योरी ये कहता है कि जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा इंजन का उतना ही बेटर परफॉर्मेंस आएगा इंजन का। हमने क्या बोला कि जितना अधिक कंप्रेशन रेशियो होगा उतना ही बेटर परफॉर्मेंस होगा इंजन का। तो हमको क्या करना है, हर हिसाब में बेटर परफॉर्मेंस लाने के लिए, यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस करवाने के लिए इंजन को हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। तो कंप्रेशन रेशियो को जब हमको बढ़ाना पड़ेगा तो कंप्रेशन रेशियो से बढ़ा सकते हैं, 2 तरह से बढ़ा सकते हैं, या क्या करें कि क्लियरेंस वॉल्यूम को हम घटा देंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लियरेंस वॉल्यूम को घटाएंगे तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग क्या करें, बढ़ा दें। तो स्वेप्ट वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, ये पहला केस था। तो स्वेप्ट वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम स्वेप्ट वॉल्यूम को यदि बढ़ाएंगे तो क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं उस ड्राइंग में हम देखेंगे कि पहला चीज हम क्लियर कर दें कि कंप्रेशन रेशियो को, क्लियरेंस वॉल्यूम को कम नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कम किया जा सकता है, क्योंकि आपका टॉप डेड सेंटर से ऊपर ऑलरेडी बहुत छोटा सा वॉल्यूम छोड़ा हुआ रहता है, और उस वॉल्यूम को आप कम कीजिएगा तो वो आपका एयर कंप्रेस ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते हैं। तब हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, सिर्फ एक ऑप्शन कि स्वेप्ट वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो अब जब हम इसमें देखेंगे तो स्वेप्ट वॉल्यूम को क्या देखेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया जा सकता है,
तो दो तरह से स्वेप्ट वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। या तो ये जो वाल है इसको खींच करके यहाँ तक कर दिया जाए, तो ये जो आपका इतना दूर का जो एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ाएगा। लेकिन इसके साथ में क्लियरेंस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है। तो ये है वो ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा कि जिस रेशियो में आप इसको बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम को, उस रेशियो में ये भी क्लियरेंस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि आपका रेशियो जो है ऑलरेडी उसी रेशियो में ये भी बढ़ जाएगा, तो आपका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। और जब इफेक्टेड नहीं होगा तो आपका बेटर परफॉर्मेंस इंजन का नहीं आएगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर इसको नहीं बढ़ा करके हम टीडीसी से ऊपर तो नहीं कर सकते, लेकिन बीडीसी तो को और नीचे ला सकते हैं ना। तो जब और नीचे ले आएंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका इंजन का, और इतना वॉल्यूम बढ़ेगा और क्लियरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नहीं पड़ा, और ये वॉल्यूम हमारा स्वेप्ट बढ़ गया, तो कंप्रेशन रेशियो तो ऑलरेडी बढ़ गया सर। लेकिन उस केस में क्या होगा कि पिस्टन को पहले यहां से यहां अप डाउन करना पड़ता था, अब यहां से अप डाउन करना पड़ेगा, तो आपका जो सिलेंडर से उसका जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन बढ़ने के कारण आपका जो है पावर पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पावर जो है वॉल्यूम बढ़ गया, कंप्रेशन रेशियो बढ़ गया, लेकिन उसका फ्रिक्शन होने के कारण आपका लॉस हो गया। हो गया इस कारण से आपका उससे सबसे बेटर उपाय क्या सूझा कि एक सिलेंडर को ज्यादा नहीं इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, उसके जगह दूसरा सिलेंडर लगा दिया जाए। तो सिंगल सिलेंडर व्हीकल के अलावा 2 सिलेंडर व्हीकल किया गया, 3 सिलेंडर व्हीकल किया गया, 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर व्हीकल किया गया। अब आपका सिंगल सिलेंडर में तो आप देख रहे हैं एक बार 2 सिलेंडर जो इंजन है वो आपका जो इसका जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो क्रैंक शाफ्ट कुछ इस तरह का होता है। एक का कनेक्टिंग रोड यहां से जुड़ेगा और एक का कनेक्टिंग रोड यहां से जुड़ेगा, यानी कि दोनों जो आपस में होता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और 180 डिग्री का एंगल बनाने के कारण एक में जब आपका ऊपर जाते रहेगा टीडीसी की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आने के लिए रहेगा, तो दूसरा जो होगा वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाने लगेगा। मतलब जो आपका काम इसमें हो रहा था कि ऊपर से नीचे, तो दूसरा उस समय नीचे से ऊपर जाते रहेगा, तो वो आपका अलग अलग फंक्शन करते रहेगा और अलग अलग पावर मिलेगा। तो इसमें आपका जो टॉर्क है वो आपका यूनिफॉर्म टॉर्क मिलते रहेगा और बैलेंस रहेगा इंजन, तो आपका मोर बैलेंसिंग रहेगा। तो ये आपका 2 और 3 सिलेंडर व्हीकल में आपका जो होता है 3 सिलेंडर लगा हुआ रहता है, तो 3 सिलेंडर में उसका जो कनेक्टिंग रोड, ये आपका क्रैंक शाफ्ट हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह का कनेक्टिंग रोड होता है। पहला यहां से जुड़ेगा, दूसरा आपका यहां से जुड़ेगा और तीसरा आपका यहां से जुड़ेगा। तो ये आपका इसमें जो फायरिंग होता है, इसमें जो फायरिंग होगा 1, उसके बाद 2 का फायरिंग होगा, इसमें 1, 2 और 3 का लगातार फायरिंग होगा, और जो चौथा आपका 4 सिलेंडर इंजन होगा, तो 4 सिलेंडर इंजन का भी आपका क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो इसी तरह का बना हुआ रहता है, 1, 2, 3 और ये 4। इसमें जो आपका फायरिंग ऑर्डर होता है वो आपका होता है 1, 3, 4, 2, यानी कि पहले सिलेंडर नंबर 1 में पावर मिलेगा, उसके बाद सिलेंडर नंबर 4 में मिलेगा, 3 में मिलेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 2 में मिलेगा, यानी कि एक एक गैप के बाद आपको पावर मिलेगा। तो आप यदि सिलेंडर नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ाते हैं तो और यदि लगातार आप फायरिंग करवाते हैं तो वहां पे हीट बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में हीट आग लगा जिसके कारण पावर जनरेट हुआ, और उसके बाद जस्ट सेकंड में आप पावर जनरेट कर रहे हैं तो उसमें आग लगेगा। तो दोनों का हीट जो है आपका जो बीच में वाल है सिलेंडर का उसको डैमेज करता है, तो इसीलिए उसको अल्टरनेट कर दिया जाता है। और इसका भी एक मेथड है कैसे, कौन सा सिलेंडर पहले फायर करेगा उसके बाद कौन सा सिलेंडर फायर करेगा, इसको हम लोग एंगल के द्वारा समझेंगे कि जो आपका क्रैंक शाफ्ट का जो एंगल होगा उसी के आधार पे उसका फायरिंग ऑर्डर डिसाइड होता है कि कैसे होगा। उसके बाद 6 सिलेंडर इंजन में भी आपका 6 लगातार फायरिंग नहीं होगा, अलग अलग तरह से फायर होगा। तो ये आपका नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से हम लोगों ने इंजन को, ऑटोमोबाइल को डिवाइड किया। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ पावर ड्राइव, साइड ऑफ पावर ड्राइव के बेसिस पे भी हम लोग ऑटो को क्लासिफाइड किए हैं। उसमें आपका आएगा फ्रंट व्हील ड्राइव,
फ्रंट व्हील ड्राइव। दूसरा जो आएगा वो रेयर व्हील ड्राइव ड्राइव और जो तीसरा आएगा वो आएगा फोर व्हील ड्राइव। और एक और टर्म जनरली यूज किया जाता है ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव, तो ऑल व्हील ड्राइव जो होता है वो आपका, जैसे आपका व्हीकल जो है एक बाय वन बाय हम लोग बात करते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब आपका जो इंजन से जनरेट हो रहा है उस पावर को गाड़ी के आगे वाला चक्का में दिया जा रहा है और जिसके कारण गाड़ी जो है आपका आगे बढ़ रहा है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव मोस्ट ऑफ द, आपने जो कार देखा है लाइट व्हीकल जो होता है, मोस्ट लाइट व्हीकल लाइट कार, वो जनरली जो होता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। तो आपका लाइट कार इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो लाइट कार यानी कि हल्का जो कार होता है वो आपका फ्रंट व्हील ड्राइव जनरली बनाया जाता है, यानी कि उसका जो पावर जो है वो आगे वाले व्हील में दिया जाता है। रेयर व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव जो होता है वो आपका आता है बस ट्रक, इसके अंतर्गत इसका लगता है कि आपका जो पावर इंजन से जनरेट हो रहा है इस इंजन पावर को गाड़ी के पीछे वाले में दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग रियर व्हील ड्राइव बोलेंगे। फोर व्हील ड्राइव में इसके अंतर्गत क्या आएगा, बस ट्रक्स, ये आपका आ जाएगा रेयर व्हील ड्राइव में, जिसके कि आपका पीछे वाले पहिया में आपका पावर दिया गया है। जो आपका अगला है वो फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव मतलब आपका जो इंजन का जो पावर है वो आपके गाड़ी के चारों चक्का में दिया गया है, चारों चक्का में चारों पहिया में दिया गया है। तो इसके पास चारों के पास अपना इंडिविजुअल पावर है, तो इंडिविजुअल पावर है इसलिए ये गाड़ी जो है इसका क्षमता जो है आपका बढ़ जाता है, ज्यादा कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है। फोर व्हील ड्राइव में आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा जीप, आर्मी का ट्रक, जीप और आर्मी का ट्रक जो होता है वो फोर व्हील ड्राइव होता है। आप सबसे पहले जो आप पुराना जमाना से ही सुनते होंगे कि थाना में यानी कि पुलिस को दिया जाता था वो आपको जीप दिया जाता था। इसके पीछे क्या रीजन था, तो इसके पीछे रीजन यही था कि फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है। फोर व्हील ड्राइव तब उसका जो पावर है चारों चक्का में है, तो जब आपका रोड जो है है मतलब आपका रोड जो है वो सही नहीं रहता है, कहीं गड्ढा है कहीं ऊंचा है तो कहीं खेत में भी चलाना पड़ेगा, या कहीं हो सकता है रोड नहीं हो पहाड़ के एरिया में आपको ले जाना हो, मिलिट्री वगैरह का जो ट्रक वगैरह होता है, आर्मी का जो बस वगैरह होता है, उन लोगों का स्मूथ रोड हम लोगों के जैसे मिलता है, डिफिकल्ट थोड़ा सा लाइफ होता है। तो उस स्थिति में भी अब जैसे मान लिया जाए कहीं युद्ध हो रहा है, ट्रक से सामान ले जाना है, बीच में हो सकता है नदी पड़ता हो जहां पुल नहीं है, वहां पे क्रॉस करना है, या ऐसा जगह पे ले जाना है जहां पे रोड नहीं है और छुप करके पहाड़ के एक चक्का पहाड़ के थोड़ा सा ऊपर रहेगा और एक चक्का नीचे रहेगा, तो उस स्थिति में आपका जो एक गाड़ी है टू फ्रंट व्हील या रियर व्हील ड्राइव, तो उसमें उसको चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक चक्का यदि आपका फंस गया है तो उसके पास एक ही के पास पावर है, दो में से एक फंस गया है तो एक ही के पास पावर है, और एक के पास इतना पावर नहीं रहेगा कि वो गाड़ी को आगे खींच करके ले जाए। लेकिन फोर व्हील ड्राइव में क्या होता है, चारों चक्का में पावर होता है, चारों चक्का में पावर होता है मतलब आपका रोड स्मूथ नहीं है, बढ़िया नहीं है, आपका किसी भी तरह से एक व्हील फंस भी गया तो तीन के पास पावर है, वो उसको खींच करके आगे ले जाएगा। तो ये आपका फोर व्हील ड्राइव का फायदा है। तो जीप जो पुराने जमाने से जो बनता आ रहा था वो फोर व्हील ड्राइव गाड़ी था, और आर्मी का जो ट्रक आजकल भी जो बनता है वो फोर व्हील ड्राइव होता है। आर्मी या मिलिट्री का जो ट्रक होता है वो आपका स्पेशल पर्पस का स्पेशल बनाया जाता है, वो जनरली जो हम लोग ट्रक या बस देखते हैं उसके तरह आर्मी मिलिट्री का बस ट्रक नहीं होता है। उसको जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या फीचर चेंज रहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आपका हो गया पावर ड्राइव के अनुसार व्हीकल का क्लासिफिकेशन। अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ ड्राइवर सीट, मतलब आपका ड्राइवर के सीट के हिसाब से भी ऑटोमोबाइल क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपका पहला नंबर पे आएगा लेफ्ट हैंड ड्राइव, और दूसरा जो आएगा वो राइट हैंड ड्राइव,
राइट हैंड ड्राइव। आप मूवी वगैरह में जनरली देखे होंगे कि जो आपका यूएसए हो गया या यूरोपियन कंट्री हो गया, या आप देखे होंगे दुबई वगैरह में कोई सीन दिखाता होगा मूवी में, तो कि आपका जो गाड़ी चलाने का जो सीट होता है ड्राइवर का, वो आपका लेफ्ट साइड में होता है। यानी कि आप गाड़ी जो इस तरह है, तो आपका ड्राइवर जो होगा वो यहाँ पे ड्राइवर बैठेगा और यहाँ पे ड्राइव करेगा, उसका सीट यहाँ पे रहेगा। और हम लोगों के यहाँ जो होता है वो राइट हैंड ड्राइव, इंडिया में जो जनरली होता है राइट हैंड होता है। कि आपका गाड़ी फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में हुआ तो गाड़ी ड्राइवर का जो सीट रहता है वो यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे ड्राइवर हम लोग का राइट साइड में बैठता है और इसका जो होता है वो लेफ्ट साइड में। तो इसमें आप यूएसए, यूरोपियन कंट्री और दुबई वगैरह को होता है, वहां पे आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। और इंडिया में जो जनरली गाड़ी होता है वो राइट हैंड ड्राइव होता है। यानी कि ड्राइवर का जो सीट होता है, ड्राइवर का जो सीट होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, और जो आपका यूएसए वगैरह, दुबई वगैरह या यूरोपियन कंट्री में जो आपका आएगा वो लेफ्ट हैंड ड्राइव में, मतलब आपका ड्राइवर जो है लेफ्ट हैंड की तरफ बैठता है। तो ये आपका ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन हो गया। अगले क्लास हम लोग जब मिलेंगे तो लेआउट ऑफ ऑटोमोबाइल पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल का लेआउट मतलब कौन कौन सा पार्ट्स कहां पे लगा हुआ रहता है व्हीकल में, और वो व्हीकल में कौन सा पार्ट काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।